हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स क्लासेस विद योर मैथ टीचर। कैसे हो आप सब? आई जस्ट होप आप अच्छे हो गए। आपके स्कूल क्या है, रीओपन हो गए हैं, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा कंटिन्यूटी में थोड़ा थोड़ा काम करते चलेंगे डेली बेसिस के अकॉर्डिंग। तो तब भी उसके अकॉर्डिंग भी हमारा क्या हो जाएगा, सिलेबस कवर हो जाएगा आपके एग्जाम तक। ओके, तो डेली का काम डेली करें, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करेंगे, ये नहीं कि एक साथ ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है खुद को, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करते चलना है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? लास्ट क्लास में हमने किया था इक्विवेलेंस रिलेशन। बता देती हूँ, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। क्या किया था? इक्विवेलेंस रिलेशन। एक सेकेंड, इंक फिल कर लेती हूँ एक बार। आई थिंक कम है इसमें इंक। हाँ जी, फिल कर ली मैंने इंक। लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? इक्विवेलेंस रिलेशन। कोई रिलेशन, उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोलेंगे? फर्स्ट, अगर वो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, अगर वो तीन इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन क्या थी? अगर वो क्या हो, रिफ्लेक्सिव। ये शायद गर्मी की वजह से ऐसे चल रहे हैं, इंक तो फुल है अब। रिफ्लेक्सिव। सेकंड क्या था? सिमेट्रिक। एंड थर्ड क्या था? ट्रांजिटिव। थर्ड क्या था? ट्रांजिटिव। ओके, फर्स्ट क्या है? रिफ्लेक्सिव, सेकंड क्या है? सिमेट्रिक, और थर्ड क्या था? ट्रांजिटिव। जो रिलेशन इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में क्या बताया था कि अगर ए बी, एक सेकेंड रुको। हाँ, जो रिलेशन क्या करेगा, इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, वो हमारा कौन सा होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं कि जैसे ए बी लेते हैं ना, अगर हम बी को ए से रिप्लेस कर दें, यानी कि अगर हम ए लें और अगर वो बी आर के अंदर बिलोंग करे, तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक का क्या मतलब था कि अगर ए बी हमारे पास है, वो आर के अंदर है, तो उसका अपोजिट यानी कि बी ए भी आर के अंदर होना चाहिए। थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या था कि अगर ए बी आर के अंदर है, बी सी आर के अंदर है, तो हमारा जो ए सी जो रिलेशन है वो भी हमारा क्या किसके अंदर जाना चाहिए? आर के अंदर। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव। और अगर कोई रिलेशन इन तीनों की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे तो उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, ये मैंने क्या था, इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करवाया था, ठीक है। तो आज हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। आज हम क्या करेंगे? कुछ और एग्जाम्पल्स। तो हम एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट आपकी बुक से ही करवा देती हूँ, ओके, ताकि आपको समझने में भी इजी रहे। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। कोई भी एक स्कूल है, बॉयज स्कूल, जिसमें सिर्फ लड़के हैं, ठीक है। उसमें हमें बताना कि ए उन सब स्टूडेंट्स का क्या है? सेट है। शो दैट द रिलेशन आर इन ए गिवन बाय आर की ए बी, ए इज अ सिस्टर ऑफ बी। इन्होंने रिलेशन क्या डिफाइन किया है? हाँ, इन्होंने रिलेशन हम ऐसे लिखते हैं, ए बी का पेयर सच दैट, यहाँ पे हमारी क्या होती है? कंडीशन। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, कि ए क्या है? बी की सिस्टर है। ओके, हमें ये दिखाना है इज एन एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन फाइव से डिनोट करते बताया था ना कि अब जिसमें किसी के साथ भी कोई रिलेशन ना हो उसको हम क्या बोलेंगे? एम्प्टी रिलेशन। अब यहाँ पे देखो, स्टेटमेंट में शुरू में ही दे दिया कि एक बॉयज स्कूल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? बॉयज स्कूल की। अब बॉयज स्कूल है तो वहां पे लड़की का क्या काम है ना, और उन्होंने कंडीशन क्या दे दी कि ये इज सिस्टर। तो बॉयज स्कूल उसमें गर्ल्स होगी नहीं, और अगर गर्ल नहीं है तो इसका मतलब कोई भी उसकी बहन नहीं होगी। तो इसका मतलब
इसका मतलब क्या हो गया कि जो रिलेशन आर ए बी सच दैट कि ए सिस्टर ऑफ बी इज ए एम्प्टी रिलेशन। अगर यहाँ पे भाई होता ना, ब्रदर होता, तो हम सोचते भी इसके बारे में कि कौन कौन से इसमें आएंगे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सिस्टर दे दी और बॉयज स्कूल की बात करें तो इसलिए रिलेशन क्या है, एम्प्टी है। अब फिर से वही मैंने उस कल लास्ट वाले लेक्चर में भी ये बताया था कि सारा का सारा यहाँ पे ये रिलेशन फाई है, यूनिवर्सल है या इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इन कंडीशंस के ऊपर। यहाँ पे जो कंडीशन दे रखी है, अब इन्होंने पहले कंडीशन क्या दे दी कि ए सिस्टर बहन की, लेकिन बॉयज स्कूल है तो सिस्टर कोई गर्ल्स होगी नहीं, तो इसलिए कोई सिस्टर नहीं हो सकती। अब आगे क्या है, इसने क्या किया, कंडीशन चेंज कर दी। इसने क्या किया, कंडीशन चेंज कर दी। अब इसने क्या किया है, कंडीशन चेंज। मैंने लास्ट क्लास में भी एक एग्जांपल आपको ऐसे ही बताया था कि जिसमें मैंने एक बार उसी स्टेटमेंट को क्या किया था, एम्प्टी रिलेशन शो किया था, और उसी स्टेटमेंट में कंडीशन चेंज करके उसको आर मतलब कि यूनिवर्सल रिलेशन शो किया था। उसी तरह इसने भी क्या किया कि द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर की है, कह रहा है कि ए और बी वो किससे होनी चाहिए, 3 मीटर से कम होनी चाहिए। अब ये वाली आप कैसे सोल्व करोगे, आप खुद से लगा के देखो कि आपकी क्लास में जितने भी बॉयज हैं, ठीक है, उन सब में किन्हीं भी 2 बॉयज के बीच की आप अगर हाइट के बीच में, तो क्या होगा, 1-2 इंच का ही फर्क होगा। यानी कि किसी की क्या होगी 5 फुट 4 इंच, 5 फुट 3 इंच, 5 फुट 2 इंच, बस मैक्सिमम। यानी कि ये डिफरेंस हमेशा 3 से क्या रहेगा, कम रहेगा, है ना। इसमें देखो 1 इंच का ही फर्क है, और यहाँ पे इसने मीटर दे रखा है, ठीक है। तो इसी तरह स्लाइटली 2 इंच का फर्क हो गया। आप अपनी क्लास के बॉयज से लगा के देख लो कि उसमें क्या होगा, हर 2 बॉयज के जो हाइट का डिफरेंस है वो 3 मीटर से क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए अब ये रिलेशन, कंडीशन चेंज करते ही अब ये रिलेशन क्या बन गया, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। हमें ये प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। Let T be the set of all triangles in a plane with R is a relation in T given by R is equal to T1 T2, T is congruent to T2। क्या है, इसने रिलेशन डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया है रिलेशन R, क्या रिलेशन डिफाइन किया है इसने कि T1 T2 such that T1 is congruent to T2। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सिमिलर, कि एक जैसी, वही शेप और साइज इसका है और वही शेप और साइज इसका है, इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। इसने यूनिवर्सल आर क्या लिया, पूरा का पूरा सेट क्या लिया है, एक प्लेन में बहुत सारी ट्रायंगल, छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, ठीक है, ऐसी सारे साइज की, मीडियम भी हो सकती है सारी, ओके। इसने पहले यूनिवर्सल जो सेट है वो हमारा क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट। उसके बाद इसने एक रिलेशन डिफाइन किया कि यहाँ पे सिर्फ वो ट्रायंगल्स आएंगी जो क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट मतलब सेम शेप सेम साइज, ओके। तो हमें ये दिखाना है, शो दैट इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, शो दैट नहीं चेक करना, हमें ये चेक करना है, ओके। चेक इट इज a equivalence relation or not। हमें ये चेक करना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। इक्विवेलेंस रिलेशन बनने के लिए क्या चाहिए, हमें 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी होती है। लास्ट क्लास में हमने किए थे एग्जांपल। सबसे फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या है कि हमें ये चेक करना है कि क्या T1 T2 भी, ये तो T1 T2 इन्होंने दिया है कि ये गिवन है कि ये R के अंदर है। अब हमें क्या चेक करना है कि क्या T1 और T1 भी R के अंदर जाएगा, ये हमें क्या करना है, टू चेक, ये हमें क्या करना है, चेक करना है, ओके। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो T2 की जगह पे T1 पुट करो। अब ये बताओ, ये T1 है और फिर से T1 कह रहा है, ये भी T1 ही है, ये भी T1 है और ये भी T1 है, तो क्या एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, बिल्कुल होगी, क्योंकि पहली बात तो कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन
कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन क्या होती है कि जो क्या हो, सेम शेप सेम साइज, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो अब एक ट्रायंगल है वो खुद के कॉन्ग्रुएंट होगी क्योंकि उसकी शेप उसके बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगी, तो इसलिए जो T1 है, क्योंकि R में जाने की कंडीशन क्या है कि जो T1 है वो T2 के क्या होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ से T1 क्योंकि T1 है, कोई भी ट्रायंगल है वो खुद के क्या है, कॉन्ग्रुएंट तो होती है। मतलब क्या है कि 4 जो है 4 के इक्वल तो होगा ही होगा, है ना। तो इसलिए T1 कॉन्ग्रुएंट है T1 के, तो इसलिए T1 किस में चला गया, R में चला गया, और ये R में चला गया, तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, रिफ्लेक्सिव। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, सिमेट्रिक। यार बार बार गिर रही है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि T1 T2 R के अंदर है, गिवन है। अब हमें क्या चेक करना है, टू चेक कि क्या T2 भी T1 ये भी R के अंदर जाएगा, ये हमें क्या करना है, चेक करना। अब मेरे को ये बताओ, ये T1 है और ये T2 के जैसा है, सेम शेप साइज, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ लिख देंगे तो T2 भी तो T1 के इक्वल हुआ ना, समझ रहे हो। अगर T1 T2 के जैसा है, सिमिलर है, तो T2 भी तो T1 के सिमिलर हुआ, तो इसलिए T2 और T1 भी कहां चला गया, R के अंदर, और ये R के अंदर चला गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, सिमेट्रिक। समझ आ रहा है ना कि आप एक दूसरे, ये कह रहा है कि ये दोनों भाई एक जैसी है, तो आप उसके सिमिलर हो गई और वो आपके सिमिलर हो गया। तो इसी तरह से ये कह रखा कि अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो T2 भी तो T1 के क्या कॉन्ग्रुएंट होगा, तो इसलिए ये चला गया R के अंदर। अब फिर से वही थर्ड, ट्रांजिटिव। अब गिवन, इसमें दो चीजें गिवन होती है। गिवन क्या है कि T1 T2 R के अंदर है, T1 T2 R के अंदर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ठीक है, इंप्लाइज। अब T2 T3 R के अंदर है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि T2 T3 के इक्वल है। समझ आ रहे हैं, T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है। अब हमें चेक करना है कि क्या T1 भी T3 के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है, क्या ये भी R के अंदर जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे देखो, यहाँ से ही इसका यूज कर लेंगे हम। T1 T2 के है और T2 किसके है, T3 के, तो T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के और T2 किसके कॉन्ग्रुएंट है, T3 के। तो यहाँ से ये दोनों भी क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट। तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ओके, T3 तो इसलिए T1 T3 भी कहाँ चले जाएंगे, R के अंदर। तो हमारी तीनों कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। और अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो ये रिलेशन क्या बन गया हमारा, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल था ये, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि जिन ट्रायंगल की शेप और साइज क्या होगा, इक्वल होगा, एक जैसा होगा, सिमिलर होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे, वो चला जाएगा R के अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 3। हमें ये बताना है कि लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। हमने क्या किया, R ये एक्स प्लेन, ये वाई प्लेन, ठीक है। हमने क्या, ये R हमारा क्या दे रखा है, यूनिवर्सल, कि इसमें हमने क्या ले ली, लाइंस ले ली, ये लो भाई, ठीक है। ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन को यूनिवर्सल सेट। L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, ठीक है। R इसने रिलेशन डिफाइन किया, L में डिफाइंड एज कि अगर L1 और L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, शो दैट R इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। बताती हूँ, ये हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट, कि यहाँ से हमें क्या लेना है, हमारा रिलेशन के अंदर जो जो पेयर आएंगे यहाँ से आएंगे, ओके। अब यहाँ पे देखो, इसने रिलेशन क्या डिफाइन किया है, L1 L2 दो लाइन, रिलेशन किनके बीच में है, दो लाइंस के बीच में है, और वो कब आएंगी, जब L1 परपेंडिकुलर होगी L2 के। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ,
अगर दो लाइंस ऐसे बिना कटके हुए साथ के साथ चल रही है तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। एंगल इसमें क्या होगा? 0, कोई इंटरसेक्ट नहीं, कोई कट नहीं, एक इधर जैसे रेल की पटरी जाती है ना, ऐसे चली जाओ, ऐसे चले जाओ, इनको हम बोलेंगे पैरेलल लाइंस। अब ये मान लो कोई एक लाइन इधर जा रही है, दूसरी लाइन इसके ऊपर क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस। अब इसमें क्या, इसको हम ऐसे परपेंडिकुलर को ऐसे लिख देते हैं। ओके, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे दो लाइंस का पेयर होगा सच दैट कि जो L1 है अगर वो L2 के परपेंडिकुलर आ जाता है तो वो R के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये हमारी क्या दी है इसने? कंडीशन। कंडीशन क्या है कि जो दो लाइंस है वो क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो उसको हम क्या बोलेंगे? वो R के अंदर चला जाएगा। अब हमारी पहली कंडीशन हमें चेक करनी है। ओके, पहली कंडीशन क्या होती है? यहाँ पे क्या है? L1 L2, L1 L2 है। ठीक है, अब हमें चेक करना है R के अंदर। अब हमें क्या चेक करना है कि क्या L1 भी R के अंदर जाएगा, ये हमें क्या करना है? चेक करना है। अब ये देखो L1 क्या है? L1 क्या है? L1 ये लाइन है। फिर से हमें क्या लेना है? L1 ही लेना है। L1 और दूसरी लाइन भी हमें क्या लेना है? L1। तो L1 फिर से यही लाइन हो गई। ठीक है, अब ये देखो क्या ये परपेंडिकुलर है? नहीं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो ये L1 ले लिया, चलो ये दूसरा L1 ले लिया। अब ये देखो, अब ये कौन सी हो गई? पैरेलल लाइंस हो गई, परपेंडिकुलर तो नहीं है ना। और R में जाने की कंडीशन क्या है? परपेंडिकुलर होती तो ऐसे होना चाहिए था इनको। ठीक है, परपेंडिकुलर होती तो क्या होना चाहिए था? इसको ऐसे होना चाहिए था, क्योंकि परपेंडिकुलर की डेफिनेशन तो ये है। अब L1 पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं हुई, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो ये R के अंदर नहीं जाएगी। क्यों? तो इसलिए ये क्या नहीं हुई? रिफ्लेक्सिव नहीं हुई। अगर एक भी प्रॉपर्टी आपको ऐसी लग जाए कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है या सिमेट्रिक नहीं है या ट्रांजिटिव नहीं है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर नहीं जाएगी। ओके, तो हमें ये तो पता ही चल गया कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। अब ये हमें ये सिर्फ देखना है कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी रिफ्लेक्सिव, जिसमें हम L2 की जगह पे L1 पुट करेंगे, वो इसने सेटिस्फाई नहीं की। सेकंड हम क्या चेक करेंगे? सिमेट्रिक। सेकंड हम क्या चेक करेंगे? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए इसने क्या हमें क्या करना है कि L1 L2 ये R के अंदर है, यानी कि ये L1 है और ये क्या है? L2। ये हमारी L1 है और ये हमारी क्या है? L2। ठीक है, अब इनके बीच में देखो ये यहाँ पे क्या है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है। 90 डिग्री का एंगल बना रही है तो यहाँ पे मतलब ये R के अंदर है, परपेंडिकुलर है। ओके, अब सिमेट्रिक में हमें क्या चेक करना होता है? सिमेट्रिक में हमें चेक करना कि क्या L2 L1 भी R के अंदर जाएगा। क्या L1 L2 भी R के अंदर जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये हमारी क्या है? L2 लाइन, ये हमारी क्या है? L1 लाइन, ये हमारी L1 थी, ये हमारी L2 थी। अब हमें क्या देखना है कि क्या L2 भी अब यहाँ पे देखो L2 L1 के परपेंडिकुलर, यहाँ पे कंडीशन दे रखी है ना कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है कि क्या L2 भी परपेंडिकुलर होगी L2 के। तो हाँ बिल्कुल है, ये दिख रही है हमें। यहाँ पे देखो अगर ये वाली सिचुएशन है तो L1 L2 के परपेंडिकुलर है और L2 L1 के परपेंडिकुलर है। अब आप इस चीज को ऐसे नहीं देख के ऐसे देखोगे। ये हमने क्या किया कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। अब हमें क्या करना है कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L1 ये दिखाना है। तो यहाँ पे ये देखो ये रही L2 हाँ है और ये L1। यहाँ पे भी तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये वाला एंगल है, ये देखो। अब आपको ये देखना है ये। ठीक है, इसमें आप क्या देख रहे थे? ये। मेरी बात समझ आ रही है? जब हमने ये कहा कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 ये वाली कंडीशन, और अब हम उल्टा बोल रहे हैं कि क्या L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा। तो हाँ बिल्कुल दिख रहा है भाई, ये L1 है और ये जो है उस पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो L2 भी L1 पे क्या है? परपेंडिकुलर है।
तो इसलिए L1 L2 R के अंदर है, तो L2 L1 भी R के अंदर क्या हो जाएगा, चला जाएगा। देखो L1 L1 इसलिए नहीं गया था क्योंकि L1 भी ऐसे था और L1 फिर से यही था, लेकिन L1 और L2 ये दोनों तो क्या है, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो इसलिए ये L1 L2 भी R के अंदर जाएगा और L2 L1 भी R के अंदर जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। थर्ड क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए L1 L2 और फिर L2 L3। L1 L2 का मतलब क्या हुआ, ये L1 है, ये क्या है, L2 है, ये उसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। अब L2 L3 ये हमारा क्या है, L2। अब ध्यान से देखना, ये हमारा क्या है, L2 बताया था जैसे। अब हमें चेक करना है कि L3, ये हमने कोई तीसरी लाइन ले ली, L3 ये हमारी L2, ये हमारी L1, ये हमारी L2, समझ रहे हो। अब ये भी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, ये भी क्या है, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। ओके, अब इन तीनों को कंबाइन करके लिखो। अब हमें क्या चेक करना है कि क्या L1 और L3 भी क्या होगा, एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, अब मैं फिर से, ये समझ आ गया ना, ये L1 L2 को हम कैसे लिखेंगे, ये L1 इसके ऊपर परपेंडिकुलर L2। अब यहाँ पे देखो L2, ये L2 और ये इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। इन दोनों को कंबाइन करो, ये यहाँ पे L1 इसके ऊपर परपेंडिकुलर L2 और L2 किसके ऊपर परपेंडिकुलर, L3 के ऊपर। ये L3 हो गया, ये L2 हो गया और ये L1 हो गया। आई जस्ट होप कि समझ आ रहा होगा। दोनों कंबाइन करके लिख दिया मैंने कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के ऊपर और जो L2 वो परपेंडिकुलर है L3 के अंदर के ऊपर। अब यहाँ से देखो, क्या L1 और L3 भी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, नहीं। अब L1 L2 को छोड़ दो, अब L2 का काम खत्म, अब L2 का काम खत्म। अब ये देखो कि क्या L1 और L3 आपस में परपेंडिकुलर हैं, दिख रहे हैं आपको, परपेंडिकुलर नहीं है। क्या है, परपेंडिकुलर नहीं है, वो क्या है, पैरेलल है, तो इसलिए L1 L3 R के अंदर नहीं जाएगा, तो इसलिए ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। समझ आ रहा है। आई जस्ट होप कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, जो यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि L1 परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, L2 के। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, अगर वो एक दूसरे को ऐसे कट करे और यहाँ पे कितना एंगल बने। अब ये मान लो ये एक लाइन है और ये भी इसको कट कर रही है, ठीक है, लेकिन ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है, ये एंगल 90 डिग्री का नहीं है। अगर यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन से कट करे और एंगल हमारा 90 डिग्री का, तो ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और जो ये लाइन है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। कैसे, ये लाइन है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये लाइन है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। दूसरा तरीका क्या होगा कि ये लाइन थी और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। समझ आ रहा है, ये दो तरीके आपको दिखने में। अब मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ये तो दोनों में सेम है, लेकिन वो L1 L2 वाला बता रही हूँ मैं आपको कि ये मान लो ये कोई लाइन है, ये इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब मान लो हमारे पास पहले ये लाइन थी, ओके, हमारे पास पहले ये लाइन है, अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर ये आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या बन गया, 90 डिग्री का एंगल, ओके। तो अगर ये मान लो ये L1 है और ये L2 है, तो फिर ये L2 है और ये L1, अब इसके ऊपर ये L1 परपेंडिकुलर होगा। तो इसलिए L1 L2 तो आपस में L1 L2 के ऊपर परपेंडिकुलर है और L2 L1 के ऊपर परपेंडिकुलर है। समझ आ गया ना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से बता देती हूँ, ये मान लो हमारे पास L1 है, ये हमारा क्या इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, कट कर रहा है। तो ये हमारा मान लो L2 है, ये हमारा क्या है, L1, ये हमारी लाइन L1 है और ये L2 इसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। अब मान लो हमने क्या किया था कि हमने L2 लिया था पहले, कि हम L2 को चेक करेंगे कि क्या L2 के ऊपर भी L1 परपेंडिकुलर, तो अब परपेंडिकुलर यहाँ से आ जाएगा, इधर से क्या प्रॉब्लम है, ये इधर से आ जाएगा। हाँ, इसको एक्सटेंड कर दो, अब ये L1 है, अब ये L1 L2 के ऊपर परपेंडिकुलर था, तो इसका मतलब यहाँ से दोनों चीजें प्रूव होगी, दोनों दिखने में सेम है लेकिन दोनों अलग अलग चीज क्या है कि यहाँ पे
L1 L2 के ऊपर परपेंडिकुलर और L2 L1 के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो इसलिए ये रिलेशन सिमेट्रिक तो बन जाएगा, लेकिन ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही क्या होगा ट्रांजिटिव, क्योंकि उन दोनों केस में ये लाइंस यहाँ पे देखो ये L1 और L3 क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Next question. Show that the relation R in the set 1 to 3 given by 1 1 2 2 3 3 3 1 2 2 3 is reflexive but neither symmetric nor transitive। हमने R के अंदर कोई भी तीन एलिमेंट ले लिए 1 2 3, ठीक है। अब इन्होंने एक रिलेशन दिया सच दैट, सॉरी इन्होंने एक रिलेशन दिया ए बी का रिलेशन, क्या रिलेशन दिया, सच दैट कि 1 1 2 2 3 3। अब ए बी की फॉर्म में नहीं, डायरेक्ट नंबर्स की फॉर्म में दे दिया इन्होंने, क्या 1 1 का पेयर, 2 2 का पेयर, 3 3 का पेयर, 2 3 का पेयर, 1 2 का पेयर और 2 3 का पेयर। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि जो ये रिलेशन इसने दिया है, अब की बार इसने डायरेक्ट रिलेशन लिख दिया रोस्टर फॉर्म में, पहले वाले क्वेश्चन में क्या था सेट बिल्डर फॉर्म में। अब यहाँ से देखो रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट लिख दिया, हमारा काम और भी इजी बन गया, हम अब इससे डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि क्या जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनका उनके खुद के साथ पेयर रिलेशन के अंदर होगा या नहीं होगा। समझ रहे हो ना कि क्या ए आर के अंदर होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पे ए का मतलब है 1 2 3 तीनों एलिमेंट। अब यहाँ पे देखो 1 का खुद के साथ पेयर क्या होगा 1 1 1 1 चेक करो 1 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 2 का पेयर खुद के साथ, यानी कि 2 2 भी आर के अंदर होना चाहिए ये रहा। अब 3 3 भी आर के अंदर होना चाहिए ये रहा। देखो तीनों रिलेशन है, तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम ये और एलिमेंट पढ़े तो उससे क्या फर्क पड़ता है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपनी कंडीशन चेक करनी है, और वो कंडीशन क्या है कि जितने भी एलिमेंट उनके खुद के साथ पेयर आर के अंदर है या नहीं है। अगर उनके खुद के पेयर आर के अंदर है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिमेट्रिक की कंडीशन चेक करने के लिए हमें चेक करना है कि क्या जैसे 1 2 का पेयर है तो इसका उल्टा 2 1 भी, ठीक है, कि 1 2 का पेयर है तो इसका जो अपोजिट है क्या 2 1 1 2 आर के अंदर है, तो हमें चेक करना है कि क्या 2 1 भी आर के अंदर होगा या नहीं होगा। तो यहाँ देखो 1 2 का पेयर है, लेकिन 1 2 का अपोजिट 2 1 आर के अंदर नहीं है, 2 1 आर के अंदर नहीं है, तो ये रिलेशन क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक। एक ही पेयर ढूंढ लो बस, ऐसा एक ही पेयर ढूंढ लो, वही इनफ है। थर्ड है ट्रांजिटिव। थर्ड क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या चेक करेंगे कि क्या जैसे 1 2 है और फिर क्या है 2 3, अगर 1 2 आर के अंदर है 2 3 आर के अंदर है, तो अब हमें क्या चेक करना है कि क्या 1 3 भी आर के अंदर जाएगा। ये ट्रांजिटिव की डेफिनेशन होती है ना, ये क्या है ए बी, ये क्या है बी सी, कि ए बी आर के अंदर है, बी सी का पेयर भी आर के अंदर है, तो हमें चेक करना है कि क्या ए सी का पेयर भी आर के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा। तो उसके लिए हम क्या चेक करेंगे कि क्या 1 2 2 3 1 2 2 3 है। अब हमें क्या चेक करना है कि क्या 1 3 भी आर के अंदर है, तो 1 3 आर के अंदर नहीं है, तो ये रिलेशन क्या नहीं बनेगा, ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। ठीक है, आई जस्ट होप ये आपको क्लियर होगा। अब इससे जो रिलेटेड मतलब इनके जो जैसे एग्जाम्पल के जो सिमिलर जो क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है, वो आप लोगों को क्या करना है, खुद से ट्राई करके देखना है एक बारी। आज पहले ये एग्जांपल करना, एग्जांपल से रिलेटेड जो आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन लगे वो क्वेश्चन ट्राई करके देखना, नहीं तो फिर कल मैं तो करवाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
आई जस्ट होप इक्विवेलेंस रिलेशन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव, तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, वो किसकी कैटेगरी में चला जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन की कैटेगरी में चला जाएगा। अब जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5 है कि हमें रिलेशन आर है किसमें, इन द सेट ऑफ इंटीजर, यानी कि z के अंदर r है, कैसे दिया हुआ है, a b such that 2 divides a minus b, 2 divides a minus b, ठीक है। अब मैंने ये लास्ट वाली वीडियो में बहुत ही अच्छे से ये एग्जाम्पल मैंने आपको क्या किया था, समझाया था, एक्सप्लेन किया था। मैं एक बार इसको जनरल एग्जाम्पल से आपको आगे वाला टॉपिक समझाती हूँ इससे, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, R इज द सेट Z, हमें Z में काम करना है, तो हम R को रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि ये मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, मान लो यहाँ तक ले लिया मैंने, आगे चलते जाएंगे। अब हमारा जो टॉपिक है वो नया, ये मैंने अच्छे से प्रूव कर रखा है इससे पहले वाली वीडियो में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मैं आपको बता रही हूँ जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, क्या करता है, जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन का एग्जांपल है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करता है, जो यहाँ पे ये आर दिया है, सेट दिया है, इसको क्या करेगा, कैटेगराइज कर देगा, बांट देगा, ठीक है। ये मान लो A1 है, ये मान लो A2 है, ये मान लो A3 है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या करता है, अपनी सबसेट बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है, अपनी सबसेट बनाता है, सबसेट कह लो उनको, उसको कैटेगराइज कर देता है, टुकड़ों में तोड़ देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास। ये मान लो इसकी A1 इक्विवेलेंस क्लास, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस, इक्विवेलेंस क्लासेस। मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा वो इस सेट को क्या करेगा, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देगा, और उस कैटेगरी में कैसे डिवाइड करेगा कि जैसे ये A1 है, इस सेट के अंदर, इस क्लास के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे एक जैसी प्रॉपर्टी, मतलब वो सारे के सारे एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। A2 के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, A3 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, लेकिन क्या होगा, ना A1 का कोई भी एलिमेंट A2 से कनेक्ट होगा, ना A2 का कोई भी A3 से कनेक्ट होगा, और ना ही A1 और A3 का कोई भी एलिमेंट क्या होगा, एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, ठीक है। मैं आपको करके दिखाती हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ओके। एग्जाम्पल से ये क्लासेस 2 हो सकती है, वो 2 में बांट सकता है, 3 में बांट सकता है, यानी कि अगर हम इसको इसके सबसेट बना के लिखे, छोटी छोटी क्लास बना के लिखे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस क्लास। अब यहाँ पे देखो, इसमें स्टेटमेंट क्या है कि जो 2 है वो डिवाइड करेगा A माइनस बी को, यानी कि जो A माइनस बी है, ऐसे कि 2 डिवाइड कर रहा है A माइनस बी को, ठीक है। अब आंसर मान लो हमने कोई ले लिया कि ये आर हमारा आंसर आ गया, यहाँ पे इसमें कोई भी 2 क्वांटिटी ली, ए और बी की कोई भी 2 वैल्यू ली, उसको 2 से डिवाइड किया और उसके बाद हमारा आंसर ये आर आ गया, ठीक है। अब हम a माइनस बी को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a माइनस बी इज इक्वल टू 2r लिख सकते हैं। इसका मतलब भी क्या होगा, इसका मतलब भी क्या हो गया कि जो a माइनस बी को 2 डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे देखो, अब हम इनकी इक्विवेलेंस क्लास बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो, 1 को मैं किसके साथ लिखूं, 1 का पेयर मैं किसके साथ लिखूं, सच दैट कि 1 में से उसको मैं माइनस करूं और वो 2 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। समझ रहे हो, मैंने यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट उठाया 1, अब मैं 1 के साथ किसको लिखूं कि उसमें से माइनस करने के बाद क्या हो, वो 2 से डिवाइड। मैंने देख लिया 2 लिखो, मैं लेट्स सपोज मैंने 2 लिखा है यहाँ पे 1 2, तो अब यहाँ पे देखो क्या 1 में से 2 माइनस करने के बाद वो वाली क्वांटिटी 2 से डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे -1 बचा और -1 2 से डिवाइड नहीं होता, -1 2 से डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या नहीं लिख सकती,
2 नहीं लिख सकती, क्योंकि मेरे पास कंडीशन वो है कि a माइनस बी वो 2 से डिवाइड होना चाहिए, कि a माइनस बी क्या होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्या पुट करके देखती हूँ, 3 पुट करके देखती हूँ। अब मैं फिर से क्या चेक करूंगी, क्या a में से b माइनस करे और वो 2 से डिवाइड होगा। तो अब यहाँ पे देखो -2 बचा और ये 2 से डिवाइड हो रहा है। माइनस के चक्कर में मत पड़ना कहीं यहाँ पे ये कंफ्यूज हो जाए कि -1 आंसर आया हुआ है, तो ये से डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, डिवाइड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये देखो कि ये 2 है और ये -2, मतलब -2 -1 आंसर आ गया, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब ये यहाँ पे लिखा जाएगा। अब मैं फिर से 1 के साथ 4 लिख के देखती हूँ, आगे एलिमेंट लिखूंगी, देखूंगी ना कि इसके जैसे सिमिलर रूल कौन से एलिमेंट और फॉलो कर रहे हैं। अब मैं 1 के नेक्स्ट एलिमेंट आ गया मेरा 4, क्या मैं 1 के साथ 4 लिख सकती हूँ? उसके लिए क्या होना चाहिए, उनका डिफरेंस 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे आया -3, लेकिन -3 तो 2 से डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या नहीं लिख सकती, 4 नहीं लिख सकती। अब उसके बाद 5 लिखूं, 5 को क्या करो, 5 लिखने के लिए 1 में से 5 माइनस करो और ये चेक करो कि क्या वो 2 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे -2 अपॉन में 2 -4, हाँ भाई 2 से डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब ये यहाँ पे आ सकता है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमारा 6 में होगा 7 सिमिलरली, और क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये मान लो मैंने लिख दिया कोई भी सब, ये मैंने इसका सबसेट लिख दिया, ठीक है। इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इसको मैं क्या बोल दूंगी, इक्विवेलेंस क्लास, इसको मैं क्या बोल दूंगी, इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास बोलने का क्या मतलब हुआ कि इस क्लास के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और वो इस रूल को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। कोई भी 2 एलिमेंट उठा लो, ये नहीं कि सिर्फ 1 के साथ इनका पेयर बनाना है। 7 9 उठा लो, 7 में से 9 माइनस करो, चेक करो वो 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ हो रहा है, ये देखो -1 आंसर आ गया। इस क्लास का हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कनेक्ट है और इस रूल को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, ठीक है। चलो हमारी ये हम इसको बोल देंगे क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन है, उसका कोई सबसेट सब पार्ट बना के लिखा है और उसके सारे के सारे एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो कर रहे हैं, तो उसको मैंने नाम दे दिया A1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एलिमेंट सारे नहीं हुए ना, एलिमेंट कुछ बचे हैं, अब हम उनको चेक करेंगे। ये मान लो मैंने कोई A2 क्लास बना दी, अब हम उस दूसरे एलिमेंट्स को चेक करेंगे। यहाँ पे देखो नेक्स्ट एलिमेंट मैंने उठाया 2, अब मैं 2 के साथ कौन कौन से एलिमेंट लिखूं जिससे जो सारे के सारे इस रूल को क्या करें, फॉलो करें, ठीक है। 2 के साथ मैं 3 को, पहली बात तो 3 यहाँ पे आ गया, तो 2 के साथ मैं नहीं लिख सकती क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे देखो ये 2 3 के बाद आ गया 4, अब मैं 4 को यहाँ लिखूं या नहीं, उसके लिए मेरे को क्या चेक करना पड़ेगा कि क्या 2 में से 4 माइनस करने के बाद वो क्वांटिटी 2 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। चेक करो -2 यानी कि -1 आंसर आ रहा है, यानी कि हाँ वो डिवाइडेड हो रही है 2 से, तो अब मैं यहाँ पे 4 लिख सकती हूँ। ऐसे ही 5 यहाँ पे आ गया, अब मैं यहाँ पे 6 लिख सकती हूँ, अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ 8, ठीक है। मैंने यहाँ पे एलिमेंट कैसे लिखे हैं, यहाँ पे आई जस्ट होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे भी वो वाले एलिमेंट है जो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे भी वो वाले एलिमेंट है जो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स का डिफरेंस यहाँ पे लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे के सारे जो डिफरेंस है वो 2 से डिवाइड इस फॉर्म के हैं कि a माइनस बी को अगर 2 से डिवाइड करे तो वो पूरा डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब सॉरी अब क्या चेक करना है आपको, अब मैंने क्या बताया था, इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर जो इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं वो इसके सारे एलिमेंट्स आपस में कनेक्टेड है, इसके सारे एलिमेंट्स आपस में कनेक्टेड है, लेकिन इन दोनों में से, इन दोनों जो क्लासेस हैं इनमें से कोई भी एलिमेंट आपस में कनेक्टेड नहीं है। करके देख लो, 3 को मान लो 6 के साथ पेयर बनाओ, 3 का पेयर बनाओ 6 के साथ, तो वो क्या हो गया -3 और -3 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इनका कोई पेयर नहीं बन सकता। सिमिलरली आप कोई भी यहाँ पे पेयर बना के चेक कर सकते हो, कोई भी आपस में क्या है कनेक्टेड नहीं है, ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 इक्विवेलेंस क्लासेस बनेंगी। जैसे ही मैं इस कंडीशन को चेंज करती हूँ यहाँ पे ज्यादा भी बन सकती है, ठीक है। ये आप खुद से करके देखना, यहाँ पे मैंने 2 की जगह पे क्या कर दिया 3 कर दिया,
2 की जगह पे क्या कर दिया 3 कर दिया, 4 कर दिया, 5 कर दिया। उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ये देखना कि वो वाले एलिमेंट बना के लिखना। मैं आंसर ये बता रही हूँ कि यहाँ पे अगर 3 लिखोगे तो यहाँ पे 3 इक्विवेलेंस क्लासेस A3 और बनेगी। अब यहाँ पे देखो इनमें तो सारे के सारे एलिमेंट्स हो गए कवर, ठीक है, 9 के 9 एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे गए। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे कंडीशन चेंज करोगे आपकी यहाँ पे इक्विवेलेंस क्लासेस भी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। ये आप खुद से करके देखना कि 3 डिवाइस, इसके लिए आप खुद से घर पे क्या करना, इक्विवेलेंस से क्लासेस बना के देखना, तो आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आगे क्या आता है कि हम रिप्रेजेंट किसको करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इक्विवेलेंस से क्लासेस को। रिप्रेजेंट करने का सबसे इजी, सबसे आसान तरीका यही है कि हम बिल्कुल बेसिक नंबर से शुरू करते हैं। क्या करते हैं, हम बिल्कुल बेसिक नंबर से शुरू करते हैं। इसको हम लिखेंगे, ये क्या है, इक्विवेलेंस क्लास A1 इज इक्वल टू दिस। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। यहाँ पे ये मैंने इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, इसको 1 लिखो, 3 लिखो, 5 लिखो, 7 लिखो, 9 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक जैसी बात है। लेकिन हमें शुरू से ही क्या सिखाया जाता है कि हम क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले हम 1 लिखते हैं, उसके बाद हम 2 लिखते हैं। ये तो नहीं लिखते कि 3 4 5 2 1, ये तो नहीं लिखते ना। हमारा तरीका क्या होता है कि 1 2 3 4 5, हम ऐसे नंबर्स को लिखते हैं। तो इसीलिए जो फर्स्ट लेटर है यहाँ पे जैसे 1 है, यहाँ पे 0 होता, तो इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0, कि जिस इक्विवेलेंस क्लास में A1 है यानी कि 1 है और 1 के साथ जो भी उनकी मैचिंग होगी वो वाले सारे के एलिमेंट किस में चले जाएंगे, A1 के अंदर। सिमिलरली इसको भी क्या लिख सकते हैं, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 4, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 6, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 8, कोई भी लिख लो। लेकिन सबसे बेटर वही है कि हम क्या करते हैं, बेसिक नंबर से शुरू करते हैं। इक्विवेलेंस 2 का मतलब, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2 का मतलब क्या हो गया कि 2 के सिमिलर जितने भी एलिमेंट्स वो रूल फॉलो करेंगे वो सारे के सारे इस क्लास के अंदर आएंगे, ठीक है। सिमिलरली इसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 1, इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या है, ये वाली क्लास है जिसके अंदर 1 है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लिखें कि इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 2, तो यहाँ पे इसका मतलब वो वाली क्लास जिसके अंदर क्या है, 2 है। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंस रिलेशन को इक्विवेलेंस क्लासेस के अंदर क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड करते हैं। ओके, आई जस्ट होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब आपको क्या करना है कि जितने एग्जाम्पल है उससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखे एक्सरसाइज के अंदर, वो खुद से सोल्व करके देखना है, नहीं तो फिर मैं करवाऊंगी। तो आगे का काम कल वाली क्लास में। ओके, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी जो बच्चे पहले से जुड़े हैं वो कंटिन्यूटी में क्लासेस देखते रहे, कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा समझ आया। ओके, थैंक यू सो मच।